बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ईमान की अच्छी हालतों में रखे। नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी असामियों का बाकायदा ऐलान कर दिया है और ये असामियाँ लेक्चरर्स के लिए हैं। जो लोग लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी असामियों का ऐलान कर दिया है। आज इसी मौजू पर आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके सामने मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी असामियों का ऐलान कर दिया है जो कि लेक्चरर्स के लिए हैं। इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ 8 सितंबर 2020 है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट विज़िट करेंगे जो कि है www.ppsc.gop.pk। इसका जो इश्तिहार है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी असामियों का ऐलान कर दिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी और इलाके के डोमिसाइल से आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर आपका सूबा सिंध का है डोमिसाइल तो आप पंजाब की इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या किसी भी और सूबे का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इनमें अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है कि पंजाब का डोमिसाइल हो। इम्तिहान के हवाले से अभी हम आपके सामने बात करते हैं कि जो पीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का होता है, जिनमें से 100 नंबर रिटन टेस्ट के और 100 इंटरव्यू के होते हैं। यानी 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और 40 मार्क्स का आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। वो इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे ये जो आपका रिटन टेस्ट के 100 मार्क्स हैं ना, इनको हाफ़ कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया और उसमें से आपके 60 मार्क्स आए हैं तो 60 में 100 में से 60 आपके मार्क्स आए हैं तो उसी हिसाब से आपकी परसेंटेज काउंट की जाती है, और 40 मार्क्स का इनमें एकेडमिक रिकॉर्ड होता है। यानी वो अलग से इसमें शामिल कर दिए जाते हैं 40 मार्क्स। और एकेडमिक रिकॉर्ड में 5 मार्क्स मैट्रिक के, 7 मार्क्स इंटर के यानी एफए एफएससी के, और 11 मार्क्स बीए बीएससी के, 17 यानी 17 मार्क्स जो हैं वो एमए एमएससी वगैरह के काउंट किए जाते हैं, और अगर बीएस ऑनर किया हो तो उसके 28 नंबर होते हैं। अप्लाई करने के लिए मुतल्लिका सब्जेक्ट में कम से कम सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है। सेकंड डिवीज़न ये आप याद रखें कि फ़र्स्ट डिवीज़न वाले को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी ज़ाहिर है अगर सबके फ़र्स्ट डिवीज़न और ए+ ग्रेड्स होंगे तो उन्हीं को प्रेफर किया जाएगा और सेकंड डिवीज़न वाले बाद में आएंगे। इसी तरह से अगर ओवरऑल सेकंड डिवीज़न हो तो भी मेरिट बनने में या मेरिट काउंट होने में उन्हीं लोगों को प्रेफर किया जाता है जिनकी ओवरऑल फ़र्स्ट डिवीज़न हो। तो बाज़-औक़ात ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिन्होंने पीपीएससी में टॉप किया हो और वो मेरिट बनते वक्त रह जाते हैं क्योंकि उनकी ओवरऑल सेकंड डिवीज़न होती है। अगर आपकी मुतल्लिका जो डिग्री है जिसमें आपने अप्लाई किया हो उसमें आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न हो, या उससे पहली जो आपकी डिग्री है उसमें फ़र्स्ट डिवीज़न हो, मिसाल के तौर पे आपने अगर बीएस किया है, बीएस में आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है और इंटर में भी आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है, तो इस तरह भी आपके लिए आसानी होगी। यानी मैट्रिक में सेकंड है या इंटर में किसी एक में सेकंड है तो वो कंसिडर हो जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल आपकी सेकंड डिवीज़न है तो मुश्किल हो जाती है मेरिट बनने में। वो उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा मार्क्स लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो आपका रिटन टेस्ट है उसके हवाले से आज हम बात करते हैं। रिटन टेस्ट
100 नंबर का होता है, जिनमें से 80 नंबर मुतल्लिका सब्जेक्ट से होते हैं, और जो जनरल नॉलेज है इनमें से 20 नंबर होते हैं। यानी ये जो आपके सवालात हैं ये इसी तरह से होते हैं कि 80 सवालात मुतल्लिका सब्जेक्ट्स में से और 20 सवालात जनरल नॉलेज में से। इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और इसलिए ये ख़्याल रखना चाहिए लिखते वक्त कि जो आपको सवाल आता हो वही आप लिखें, उसी का आंसर दें। क्योंकि अगर आपने एक सवाल गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं, यानी एक नंबर का चौथा हिस्सा आपका कट जाएगा। इसी तरह से अगर आपने 4 सवालात गलत किए तो आपका एक पूरा नंबर डिडक्ट हो जाता है। यानी ये जो 0.25 मार्क्स हैं ये आपके एक सवाल के गलत होने से कट जाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई सही यानी दुरुस्त सवाल किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब तहरीर करते हैं तो उसके लिए आपको एक पूरा नंबर दे दिया जाता है। जबकि मैंने आपको बताया कि अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इसी तरह से ये जो चूँकि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ अभी आज ओवरऑल पीपीएससी के एग्ज़ाम के हवाले से, किसी सब्जेक्ट के हवाले से बात नहीं कर रही, तमाम सब्जेक्ट्स में, क्योंकि तमाम मज़ामीन में यही पेपर पैटर्न होता है, इसी को फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद जब लोग रिटन टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो उनको पीपीएससी की तरफ से कोई मैसेज बाज़-औक़ात मौसूल नहीं होता, लेकिन जो पीपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पे लिस्ट जो डिस्प्ले होती है उसमें उनका नाम दे दिया जाता है। क्योंकि पिछली बार 2017 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें पीपीएससी की तरफ से क्वालिफ़ाई का मैसेज नहीं आया था रिटन टेस्ट के बाद, डिसक्वालीफाई वालों को आया था। तो ये मेरे ख़्याल से शायद एक तरफ से कर देते हैं, क्वालिफ़ाई वालों को कर देते होंगे या डिसक्वालीफाई वालों को कर देते होंगे। तो इसलिए आप लोग ये ख्याल रखें कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका रिटन टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट आ गया है तो आप लोग वेबसाइट पे अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखें कि अच्छा चलें, इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में हम आपको रिज़ल्ट चेक करने का तरीका भी बताएंगे। आज आप सिर्फ ये देखें कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए आपकी, जैसा कि मैंने बताया, मुतल्लिका डिग्री में सेकंड डिवीज़न, कम से कम सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। आपकी जितनी डिग्रीज़ हैं इनमें आपका ट्रांसक्रिप्ट है या आपका मैट्रिक, इंटर, बीएस तक की जो भी आपके पास एमए तक की डिग्रीज़ हैं, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी जो भी आपने किया हुआ है, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ये आपके पास स्कैन्ड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। फिर उसके बाद आप पीपीएससी का फॉर्म ओपन करें और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें, जो भी वो आपसे पूछे उनको आप वहाँ पे जो ऑनलाइन आपने इसको फिल करना है। पीपीएससी की वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई है, ppsc.gop.pk। वहाँ पे आपको एक रिटन फॉर्म दिया गया है। अगर आपको मुश्किल हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबमिट कर दें। जो कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैंडिडेट्स दो तरीके से अप्लाई करते हैं। दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं हर सीट पर अप्लाई करने के लिए। एक होता है जनरल कोटा और एक होता है डिसेबल कोटा। इसके अलावा बाज़ असामियों में फ़ीमेल कोटा भी अलग दिया जाता है। फ़ीमेल कोटा, मेल कोटा या माइनॉरिटी कोटा वगैरह, इन सब की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो ज़्यादा जिन चीज़ों को मेंशन किया जाता है, जो ज़्यादा मेंशन होती हैं, वो इनमें जो जनरल कोटा है इसमें अप्लाई करने का अलग तरीका है और डिसेबल कोटा पे अप्लाई करने का अलग तरीका है। डिसेबल कोटा के लिए सिर्फ एक सीट जो है वो मखसूस की जाती है। डिसेबल कोटा में अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक सीट होती है। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डिसेबल की 2 या 3 सीट्स भी होती हैं, लेकिन आम तौर पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हर सब्जेक्ट में एक मेल के लिए और एक फ़ीमेल के लिए
डिसेबल की सीट प्रोवाइड की जाती है। इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है कि एक तो ये कि आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फॉर्म जिस तरह से वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे, आपने उसी तरह से सारी मालूमात उसके अंदर पुट कर देनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ीस बैंक में नहीं जमा करवानी पड़ती और ना ही कोई चालान आपको रिसीव करना होता है। जस्ट आपको फॉर्म सबमिट कर देने के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक मैसेज आ जाता है जिसमें ये होता है कि यू हैव यानी कि आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर चुके हैं और आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जमा करवा चुके हैं। और फिर इसी तरह से जब रिटन टेस्ट की जब डेट आती है तो भी इनकी तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि आपका इस तारीख को रिटन टेस्ट है और जो भी आपने उसमें ईमेल आईडी अपने फॉर्म में प्रोवाइड किया होता है उस पे आपको एक रोल नंबर स्लिप एक लेटर टाइप मौसूल हो जाता है जिसका प्रिंट आउट निकलवा के आपने साथ लेकर जाना होता है रिटन टेस्ट के लिए। और इसी तरह से जो जर्नल कोटे के लिए अप्लाई करने वाले लोग हैं उन्होंने फॉर्म तो बिल्कुल इसी तरह से फ़िल करना होता है, लेकिन एक्स्ट्रा उनके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। उनके फॉर्म में कुछ ज़्यादा तफसीलात पूछी होती हैं क्योंकि इनकी फ़ीस से रिलेटेड, शायद इनके चालान से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इनके फॉर्म के अंदर पूछी हुई होती हैं। तो इसलिए इनका जो फॉर्म है उसको फ़िल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जर्नल कोटा पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी फ़ीस जाकर, जो कि आई थिंक 900 होगी या मुझे कंफर्म नहीं है कि इस बार कितनी फ़ीस है। पिछली दफ़ा 2017 में 650 रुपये फ़ीस थी। तो ये फ़ीस आपने जाके अपने बैंक में जमा करवा देनी है। आप वेबसाइट से ये देख सकते हैं कि किस जगह पे कौन कौन से बैंक में आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और फ़ीस जमा करवाने के बाद जो आपको चालान फॉर्म दिया जाएगा वो भी आपने स्कैन करके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच करके पीपीएससी को प्रोवाइड करना है। और इसके साथ साथ आपने उसका जो कोई नंबर है वो भी कहीं ना कहीं फॉर्म में आपसे वो पूछेंगे तो आपने उसको पुट कर देना है। ये है आपके अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और दुनिया और आखिरत में भलाई आसानी कामयाबी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।